हेमंत सोरेन चूंकि बाहर आ चुके हैं, हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं अभी तो हम लोकसभा जीते हैं, हम विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। एक बार हेमंत सोरेन का बयान भी आपको सुना देते हैं। अभी हम लोग लोकसभा का चुनाव जीते हैं और लोकसभा के चुनाव में जो भी परिणाम हुआ है, ये परिणाम खुशी और दुख का समावेश है। फिर भी इस चुनाव के माध्यम से इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को ताकत मिली है और अब बहुत जल्द विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे। और मुझे तो पता चल रहा है, जो मुझे जानकारी आ रही है, ये हमारे चुनाव नियमित समय से पहले कराने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो इनको चुनौती देता हूं, चुनाव का दुष्काम वो कल कर दे, परसों उनका समाया नहीं। राज्य में और देश के अंदर में एक ऐसा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जहां गरीब गुरुआ लोगों की आवाज सुनी जाए। सूरज चांद को बादल से आप थोड़े देर जरूर ढक सकते हैं, लेकिन हमेशा चांद सूरज नहीं ढक सकते। हर्षवर्धन जी, नहीं, ठीक बात है। ये हेमंत सोरेन का समय है और जिस तरह से वो जमानत पर छूट कर आए हैं, अगर एजेंसी ऐसा कोई तर्क, तथ्य, प्रमाण नहीं रख पाई है तो हेमंत सोरेन को बिल्कुल ये बोलना चाहिए। और बड़ी बात इसमें समझिए, अभी लोकसभा चुनाव में आदिवासी बहुल सीटों पर हेमंत सोरेन की पार्टी को सफलता मिली। अभी झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो वो अपनी ये ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक बात मैं जरूर कह दूं, न तो जमानत मिल जाने से ये हो जाता है कि वो दोषी है, न जेल में रहने से हो जाता है दोषी नहीं है, और न जेल में रहने से होता है कि वो दोषी है। लेकिन ये जो मामले हैं, इतने गंभीर मामलों में भी अगर एजेंसी बड़े नेताओं के खिलाफ परिणति तक, अंतिम परिणति तक नहीं पहुंचा पा रही है, तो इसका मतलब यह कि हमारे तंत्र में अभी भी बहुत गड़बड़ है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ हम लड़ेंगे, इतने गंभीर मामलों में भी अगर कोई व्यक्ति, और वो एक नेता नहीं, ढेर सारे नेता निकल कर आ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि देखिए कुछ हुआ ही नहीं था। तो अगर कुछ हुआ नहीं था तो जिन एजेंसीज ने ऐसा मामला चलाया कि वो झूठा साबित हुआ, वहां भी कार्रवाई की कुछ प्रावधान जरूर होना चाहिए। और अगर कोई इस तरह की चीज है, जैसे हम कई बार कहते हैं, साफ दिख रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, जमीन कहीं गड़बड़ हुई है, उसमें नीचे के लोग जेल में हैं, नीचे के लोगों के ऊपर सारी कार्रवाई हो जाती है, मुख्यमंत्री, मंत्री, फलाना जी वो छूट जाते हैं। ये वाला न्याय नहीं समझ में आता है। नहीं, तब तो फिर विपक्ष को ये कहने का मौका भी तो विजय जी मिलता है ना कि दुर्भावना से प्रेरित ये तमाम आरोप थे। मीनाक्षी जी, जो कल हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वहाँ पर हेमंत सोरेन साहब में, वो सीधा से सवाल है ईडी के काम करने के तरीके पर। और उसको आप, ईडी को मैं महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की तरह से देखता हूँ हमेशा। ईडी मतलब जो भी एजेंसी सरकार की होती है, कि महाराणा प्रताप के घोड़ा था चेतक, उसके लिए कहा जाता था कि वो राणा की पुतली से पहले मुड़ जाता है। तो मतलब वो एजेंसीज का जो सवाल, और जब ये सवाल हुआ, कल का बहुत महत्वपूर्ण फैसला जिस पर चर्चा कम हुई है, वो ईडी के कामकाज करने के तरीके पे सवाल उठाता है। और जो केजरीवाल साहब के साथ भी हुआ है कि जिस दिन ईडी के जमानत खत्म होने वाला था, उनको रिहा होने की संभावना थी और लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से उनको रिहाई मिल जाएगी। हालांकि उसमें उन्होंने अपनी पिटीशन को वापस ले लिया, एप्लीकेशन को वापस ले लिया, तो वो मसला अलग तरीके से हो गया। उसी दिन, उस फैसले से पहले सीबीआई ने अपनी तरफ से फिर उनको अरेस्ट किया और एक नई रिमांड मांगी। इसका मतलब है कि कुछ एजेंसियां किसके इशारे पर कर रही है, नहीं कर रही है, ये अलग इशू होगा, लेकिन वो चाहती हैं कि केजरीवाल बाहर नहीं निकल कर आए। लेकिन ये बात भी साफ रखनी, समझ में आनी चाहिए कि एजेंसी चाहे कुछ भी चाह ले, उनको कोर्ट से सर्टिफिकेशन मिल रहा है, कोर्ट उनको अप्रूवल दे रहा है, केवल अपने हिसाब से नहीं कर रहे। लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसी चीज़ है जिस पर मैं हर्ष जी की बात से सहमत हूँ कि सरकारों को भी देखना चाहिए कि जैसे हेमंत सोरेन जैसे बड़े आदमी, मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर 5 महीने जेल में रहते हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो उन ऑफिसर्स पर भी कुछ गाज गिरनी चाहिए, उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए कि आपने ये केस क्यों बनाया या किस तरह का केस बनाया गया। और मुझे लगता है कोर्ट को भी इस पर कुछ वो करनी चाहिए पहल की। यदि इस तरह के मामले बनते हो कि 5 महीने कोई किसी व्यक्ति को आप जेल में रख देते हैं और कोई बात नहीं बन रही, तो उस एजेंसी के अफसरों के खिलाफ भी कुछ बात होनी चाहिए। यही तो आम आदमी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत तो दिखाएं। देखिए, अब खेल कैसे बिगड़ा, खेल किसने बिगाड़ा, और खेल बनाने की भी क्या साजिश हुई थी क्या,
ये भी सोचने का है। एक नैरेटिव यह भी है, यदि लोअर कोर्ट का हम जजमेंट पढ़ते हैं और पूरा संदर्भ का विश्लेषण करते हैं, तब तो और भी दाल में काला लगता है। जिस प्रकार से हाई कोर्ट की टिप्पणी है लोअर कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, वह तो एक ढंग से लोअर कोर्ट के जज पर टिप्पणी है, सिर्फ निर्णय पर टिप्पणी नहीं है, जज पर ही टिप्पणी है वो। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को लेकर के आएगी? क्या जुडिशियल कोर्ट ने भी हाई कोर्ट पर टिप्पणी की है? एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर गंभीर टिप्पणी की है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं तो बार बार ये कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, बट ऐसा तो है नहीं कि वो गलती नहीं करता है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं वहां पर क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई आपकी मर्जी है, हमने कुछ भी निर्णय दे दिया और फिर आप कहते हैं कि जिसको जो व्याख्या करनी है व्याख्या करते रहे, हमने निर्णय दे दिया है, निर्णय दे दिया है। वही चीजें जो है वो नीचे तक परकोलेट डाउन करती है कि एक लोअर कोर्ट का जज ये कह रहा है कि भाई हमारे पास सुनने का वक्त नहीं है, हमारे पास पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन हम निर्णय ये देने का वक्त है। मैं क्या यही आज ही निर्णय सुना करके जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में अब जो कहा जाता है कि राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, तो यहां पर कौन सी पुतली काम कर रही थी? भाई लोग यहां ये भी सवाल करेगा। वो सवाल सिर्फ वहां तक नहीं जा रहा है, ईडी तक नहीं जा रहा है, बाकी भी क्या कांग्रेस इकोसिस्टम जुडिशियरी में भी आज तक भी काम कर रहा है क्या? ये सवाल इस देश की जनता के सामने है। ये सवाल कोई मेरे मन का सवाल नहीं है, ये पूरी देश की जनता। नहीं, इसलिए जो सरकार 10 साल से नहीं है उस पर तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, और जो सरकार 10 साल से है उस पर सवाल नहीं खड़े। मतलब ये सरकार इतनी कमजोर है कि उसमें अभी कांग्रेस की इकोसिस्टम काम कर रहा है। भाई मैं तो कांग्रेस का सिस्टम 70 साल से काम कर रहा है सर, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक हिस्से में जिसकी जड़ें इतनी गहरी हों, वो आज एकाएक आप उसको कैसे उखाड़ लेंगे? अब उसका हम बैकग्राउंड बताना शुरू करें, वो तो डिस्कशन है, जिस दिन हो जाएगा उस दिन पूरे बैकग्राउंड निकाल करके रख देगा लोग कि किसका कौन कहां से कहां बैकग्राउंड था, कौन कैसे कहां पर गया है। इस देश में यह भी डिस्कशन हो जाना चाहिए, तब पता लगेगा कि हाँ क्या कांग्रेस इकोसिस्टम क्या होता है। नहीं, बात यहाँ कांग्रेस इकोसिस्टम की नहीं है, लेकिन हाँ ईडी कोई भी केस अगर फाइल कर रही है, क्या उसे अपनी परिणति तक पहुंचा पा रही है? हाँ, प्रोसिक्यूशन वीक तो है। देखिए दोनों ही चीजें हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा एक पक्ष ये है कि अगर किसी को जेल में रखा गया और मामला एकदम झूठा निकले तो उसमें भी जवाबदेही अधिकारियों की एजेंसी की तय होनी चाहिए। लेकिन दूसरा उसी में मसला है, जब तक मुख्यमंत्री या मंत्री जेल नहीं जाता है तब तक हम लोग भी बात नहीं करते हैं। जब तक कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई नीचे का व्यक्ति रहता है तब तक तो हम उसको एकदम फांसी चढ़ा देने के लिए रहते हैं। जैसे ही मंत्री मुख्यमंत्री होता है, हम पत्रकार भी उसी के प्रति सहानुभूति रखते हैं, कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार का मामला हो। मैं दोनों पक्ष की बात कर रहा हूं कि अगर कोई गिरफ्तार हो रहा है, और मैं फिर से कह रहा हूं, ये बड़े लोग तो फिर भी इनके लिए ढेर सारे वकील, बड़ी बड़ी चीजें, सब ठीक है। भैया सामान्य व्यक्ति गिरफ्तार हो जाए और इस तरह के मामलों में फंस जाए तो उसको तो कोई बचाने वाला भी नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि इस पूरे जुडिशियल और लीगल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और ये आज जब हम बात कर रहे हैं तो 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता भी लागू होने वाली है। क्या उससे कुछ राहत मिलेगी? क्या उससे कुछ बेहतरी होगी? ये भी सवाल मन में आता है। अभी तो उस पर बहस होना बाकी है, जो नया कानून बन रहे हैं उस पर भी बहस होना बाकी है कि उसका कितना फायदा हो रहा है और उससे क्या नुकसान हो सकता है। एक बड़ा क्विक क्वेश्चन, क्या अब हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं तो चंपई सोरेन को हटाकर वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो चंपई सोरेन को भी हटाएंगे। देखिए अब चुनाव है, 3 महीने के अंदर तो चुनाव होने जा रहा है। वो संगठन की तरफ ध्यान देंगे, वो देखेंगे कि सरकार की वापसी कैसी हो, सरकार को पूर्ण बहुमत के लाने की कोशिश करेंगे। जो कांग्रेस के साथ गठबंधन है, सरकार वापसी सुनिश्चित करेंगे और उसके बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री फिर बनेंगे। 3 महीने के लिए चंपई सोरेन को अगर वो इस्तीफा लेंगे तो प्रदेश के अंदर तमाम तरह की चर्चा होगी। चल रहे हैं कि वो सिंपैथी बिल्कुल नहीं, और चंपई सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं, उनका ट्रस्टेड आदमी। ऐसा भी नहीं कि चंपई सोरेन के विद्रोह कर देंगे। मुझे लग रहा है कि शिबू सोरेन पार्टी को संभालेंगे इस समय। अब उनकी वाइफ भी विधायक बन गई है, अब वो पार्टी को संभालेंगे, सरकार लाएंगे और फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। विजय जी, संभावना तो ऐसी लगती है। मैं समीर जी की बात से सहमत हूं कि सोरेन साहब को नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये भी संभावना बनती है कि चंपई साहब ही खुद कहें
कि प्रभु मैं ये चरण पादुका लेकर बैठा हुआ था, अब राम लौट आए हैं तो उनको दे दी जाए। ऐसा माजी ने नहीं कहा था, ऐसा जीतन राम माजी ने नहीं कहा था। नहीं, लेकिन उस समय बिहार में जीतन राम माजी ने बड़ा मुश्किल है विजय जी। नहीं, राम भरत, लेकिन ये संभव नहीं है अभी। राम भरत और चरण पादुका जैसा मसला नहीं है। अभी हेमंत सोरेन कोई बरी नहीं हो गए हैं, सामान्य जमानत उनको मिली है। किसी भी दिन कोई मामला आएगा और ईडी फिर रिमांड में ले सकती है। मुझे नहीं लगता कि चुनाव में जाते हुए कोई भी समझदार राजनेता कोई नहीं इस तरह का निर्णय ले सकता है। चंपई सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर मत ही मारी गई हो हेमंत सोरेन की तो हम लोगों को गलत साबित और दिल्ली के चुनाव से पहले क्या अरविंद केजरीवाल अगर जेल में ही रहते हैं तो क्या वो इस्तीफा देंगे? सवाल ये भी देखिए, अरविंद केजरीवाल को तो वैसे भी देना चाहिए। वो तो अनैतिकता के सारे मापदंड ध्वस्त कर रहे हैं। अगर हम ये माने कि जो कुछ है वो सब भारतीय जनता पार्टी करा रही है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, निचली अदालत, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी उनको त्यागपत्र देना चाहिए था। खड़े होते और खड़े होकर कहते कि अब हम ध्वस्त कर देंगे इस सबको। मुझे लगता है जो समीर जी ने कहा उसको मैं दोहराता हूं, दिल्ली की जनता ने मैंडेट दे दिया है, अरविंद केजरीवाल को त्यागपत्र दे देना चाहिए। वो त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं तो दिल्ली की जनता, जनादेश, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं।